हेलो एवरीवन। जो भी सीए इंटर का स्टूडेंट अपना एग्जाम दे रहा है अभी May 25 के अंदर में, आज 7 को तुम लोगों का टैक्स का एग्जाम होता है खत्म। अब 9 को स्टार्ट होने वाला है हमारा अगला एग्जाम, जो कौन सा है, ग्रुप 2 का पहला पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो एनीवे, जो सीधा ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहा है तो हम श्योर है तुम लोग अपना इसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा, पर जो बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हैं, अब नेक्स्ट 1.5 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोगों को कौन सा डे को किस तरीके से प्लान किया जाए, डिस्कस करेंगे। अगला हमारे कॉस्ट के अंदर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। और अगला एबीसी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी चैप्टर क्या रहेगा, उसको फटाफट डिस्कस करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे पहले अमेंडमेंट के साथ। और अमेंडमेंट एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्या है, देखो ऐसा है। मेरा पहला बात जो चैप्टर कॉस्ट शीट है, इसके अंदर में मेरा सबसे पहला बात, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का, वो हट गया। मेरा May 25 ऑनवर्ड्स हम लोग का सिर्फ और सिर्फ न्यू कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है। यानी कोई भी क्वेश्चन आए, मुझे न्यू कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना, रिवाइज कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, एंड एडमिन ओवरहेड के बारे में अलग से स्पेसिफाई ना करे, जनरल नेचर का माने। ये बात तो एनीवेज क्लास में भी बताया हुआ था, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, याद करना हम लोग डिस्कस किए थे, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। जो मेरा इंटरेस्ट है ये फाइनेंशियल नेचर का, इसीलिए हम लोग कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करेंगे। हम लोग आज तक ये पढ़े थे, पर सीए इंस्टीट्यूट ने अपना इस मामले में थोड़ा स्टैंड चेंज किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर बाई चांस कोई भी इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं नॉन इक्विटी फंड को यूज करते हुए, तो मेरा नॉन इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी के अलावा कोई फंड ले रहे हैं, जैसे मान लो लोन ले रहे हैं, डिवेंचर ले रहे हैं, जिसपे मेरा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इसको हम लोग एक सेपरेट लाइन आइटम की तरह डिस्क्लोज करने वाले हैं कॉस्ट शीट में। और तुम लोग कहां करने वाले हैं, एकदम सिंपल सा बात है, जैसे नॉर्मल कॉस्ट शीट है बना देना। प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, सीओजीएस आया। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जनरल नेचर। अगला ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद एकदम लास्ट में खाली इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करना, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कुछ नहीं करना, जो सीओजीएस के बाद खाली 2 खर्चा आता था, अब मेरा 2 के बाद एक और कॉस्ट आ जाएगा, कौन सा आने वाला है, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये मिलाकर हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये आया मेरा पहला बदलाव। तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बस खाली पता होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट आया हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल के जस्ट पहले लिखेंगे। और ये कहां पर आने वाला है, पूरे कॉस्ट के अंदर में, एक कॉस्ट शीट चैप्टर के अंदर में। और अगला मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी हम लोग बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जहां दुनिया भर का कॉस्ट दिया रहता था। मेरा डीजल कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, और बाई चांस वहां पे भी कोई इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है, इसको भी हम लोग अलग से डिस्क्लोज करेंगे। डन। यानी जब भी मेरा कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट इस कॉस्ट स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल के पहले आएगा, और मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर में भी कॉस्ट स्टेटमेंट का पार्ट बनने वाला है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। पहला बात डन। अब अगला क्वेश्चन उठता है, अगर मान लीजिए कैश डिस्काउंट है, तो मटेरियल कॉस्ट से क्या जो कैश डिस्काउंट माइनस करते थे वो अभी भी करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो अमेंडमेंट आया है खाली इंटरेस्ट के लिए है, बाकी नॉर्मली जैसे सब कुछ होता था वैसे रहेगा। यानी कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल नेचर का इग्नोर करते थे, अभी भी इग्नोर करेंगे। खाली जो मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो मेरा कॉस्ट स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। पर जो मेरा एक चैप्टर था रिकंसिलिएशन, जहां पे मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग निकालते थे, जहां पर याद होगा हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट के लिए, और अगला हम लोग कॉस्ट शीट बनाया करते थे। अब कॉस्ट शीट के अंदर में हम लोग सारा लाइन आइटम लिखते थे, उधर में भी सीओजीएस आएगा, ऑफिस एंड एडमिन आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और आएगा कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट सेल। कितना विचित्र बात है, हमारा इंस्टीट्यूट जब ऐसा कॉस्ट शीट बना रहा है, तब उस केस में जो मेरा सेलिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानता। और अगर कॉस्ट का पार्ट नहीं मानता पर फाइनेंशियल का पार्ट माना है, तब मेरे रिकंसिलिएशन में आएगा। यानी सेम चीज का 2 अलग अलग चैप्टर में 2 अलग अलग एडजस्टमेंट है। कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट ले लेना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ले लेना, पर अगर बाई चांस रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन आया तो हम लोग मानेंगे जो मेरा इंटरेस्ट है पीएल में तो आता है पर कॉस्ट शीट में नहीं आता है, तो इसीलिए मेरा आइटम्स एक्सपेंस इनकर्ड ओनली इन फाइनेंशियल की वजह से रिकंसिलिएशन का पार्ट बनेगा। डन है। तो अमेंडमेंट आई थिंक क्लियर है। कॉस्ट शीट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में लेना, रिकंसिलिएशन में हम लोग मानेंगे जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा है कॉस्ट का पार्ट नहीं है, पर फाइनेंशियल में खर्चा था, इसीलिए मेरा रिकंसिलिएशन के अंदर में आएगा। बस इतना सा बात था। अब मेरा अगला बात,
जो मेरा कैटेगरी ABC है, देखो हम लोग का न्यू सिलेबस आए हुए 3 टर्म हुआ है, May 24, September 24, Jan 25। ये है मेरा मेन क्वेश्चन पेपर। मेरा अगला है MTP1 जो हर बार आया, उसके बेसिस पे ना हम लोग 5-6 चैप्टर को कैटेगरी A बोल सकते हैं। वो 5-6 चैप्टर कौन सा है? मार्जिनल कॉस्टिंग, हर टर्म में क्वेश्चन, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ओवरहेड से हर टर्म में आया, बस एक MTP में मिस हुआ था। मेरा बजट ABC ऑपरेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पता है जो 8 चैप्टर है ना, ये मेरा कैटेगरी A का है। जो मैक्सिमम मार्क्स कंप्राइज करेगा मेरा मटेरियल लेबर, ये जो दो है कैटेगरी B। और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर में जनरली हमारा रिकंसिलेशन आता है या जर्नल एंट्री पूछता है। JPPP कोई एक आध टर्म में आ गया, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग एक आध टर्म में आ गया। सो ये मेरा, या एक काम करो, ये सब कैटेगरी B है। हम लोग जनरली इंटर में कैटेगरी C बोल के कुछ बुलाएंगे नहीं कि कोई ऐसा चैप्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, इसको इग्नोर कर दे। जानी भाई ये जो 8 चैप्टर है ये सुपर इंपॉर्टेंट है कैटेगरी A, ये सब मेरा कैटेगरी B का है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग अब जो 1.5 डेज का टाइम है इसको हम लोग किस तरीके से प्लान करें। अब देखो तुम लोग पहला जो दो एग्जाम पहला ग्रुप दिया, जो लोग एक बात को रियलाइज किया होगा, यार 1.5 डेज के अंदर में ना पूरा सिलेबस को रिवाइज कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ऐसा ना कि ये टारगेट नहीं होना चाहिए एक चैप्टर लेके बैठे उसको बड़ा अच्छे से करने के चक्कर में बाकी चैप्टर को स्किप कर दिए, ऐसा भूल के ही मत करना। हर एक चैप्टर हम लोग को कवर करके जाना है, और कितना टाइम में कवर करने जाना है इसका ना एक बेंचमार्क हम लोग सेट करते हैं। मेरा पूरा सिलेबस को हम लोग बांट रहे 3 कैटेगरी में। मेरा पहला आने वाला है स्मॉल चैप्टर, जिसमें कॉस्ट शीट हो गया, जॉब एंड बैच हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड ABC हो गया, जिसको करने में मैक्सिमम 1 आवर डिवोट करोगे। मेरा अगला है मॉड्यूल चैप्टर, इसमें मटेरियल, लेबर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसको हर एक चैप्टर 1.5 आवर में कवर करेंगे। एंड मेरा टाइम कंज्यूमिंग में आएगा ओवरहेड, प्रोसेस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हम लोग 2 घंटा मैक्सिमम डिवोट करेंगे। एग्जैक्ट ये टारगेट के साथ करना और एकदम स्ट्रिक्टली घड़ी को मॉनिटर करते हुए हम लोग को देखना है। अगर बाई चांस कोई भी चैप्टर में टाइम उतना ना मिले तो एटलीस्ट जो कम से कम देखना है वो क्या है, मेरा कॉस्ट शीट में बैक कैलकुलेशन, जहां परचेज देता नहीं था उल्टा निकालते थे, और जो 2-3 लास्ट का जो 2-3 टिपिकल क्वेश्चन था वो सब। मेरा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में EBQ का कैलकुलेशन कर ली, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिव का एक क्वेश्चन एंड जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन कर लिया। मेरा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, और 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, NRV मेथड एंड सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ। और ABC में कोई जो मन चाहे 2-3 क्वेश्चन देखना, सब सेम वैरायटी का होता है। 2 टेबल बनाएंगे, रेट पर ड्राइवर एंड टोटल ओवरहेड। मेरा मटेरियल के अंदर में EOQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड स्टोर लेजर। मेरा लेबर के अंदर में 2 टॉपिक है, हेल्थ रोवन का 2-3 क्वेश्चन कर लिया और लेबर टर्नओवर का 2 क्वेश्चन कर लिया। मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकंसिलेशन, और टाइम अगर बाई चांस परमिट करे देन जर्नल एंट्री। मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड हॉस्पिटल। मेरा अगला बजट के अंदर में 2 टॉपिक आता है, फ्लेक्सिबल बजट एंड फंक्शनल। फ्लेक्सिबल में कोई एक आध क्वेश्चन कर लिया, जहां वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आते ही टोटल, सेमी वेरिएबल को बांटेंगे स्टेप फिक्स कॉस्ट वाला। एंड फंक्शनल में 4 स्टेप है, सेल से प्रोडक्शन, उससे कंजम्पशन, उससे परचेज, उसका कोई 2-3 क्वेश्चन। मेरा ओवरहेड के अंदर में सबसे पहला प्रायोरिटी देगा मशीनरी रेट। मेरा अगला ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी, और लास्ट में बस कोई एक क्वेश्चन एलोकेशन अपॉर्चुनिटी का देखना, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड रहे। मेरा अगला प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर में इंपॉर्टेंट में वेटेड एवरेज आया हुआ है, करना सब है, पर फीफो एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एक बार देख लेना चाहिए, कि देखो ये ऐसा ना, ये निग्लेक्टेड टॉपिक रहता है, तो कहीं इंस्टीट्यूट इसका फायदा ना उठा ले। मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो तो है, डिसीजन मेकिंग में एक लिमिटिंग फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस जहां नॉर्मल लॉस रहे, मेरा लेबर वेरिएंस जिसमें आइडल टाइम रहे, एंड ओवरहेड वेरिएंस में फिक्स्ड ओवरहेड वाला। डन। अब कैसे हम लोग डेज को प्लान करें। आज डे 1 7 तारीख, जब अज्यूम कर रहे हैं 5 आवर तुम लोग के पास है। कल आएगा 8, जब अज्यूम करेंगे 16 आवर है। अगला आएगा 9th, एग्जाम का मॉर्निंग, जिसमें तुम लोग के पास 5 आवर रहेगा। अब मेरा डे 1 ऑलरेडी तुम लोग जो लोग बूथ ग्रुप दे रहे हैं, तुम लोग का आज टैक्स का एग्जाम खत्म हुआ। अब पहला ग्रुप में जैसा एग्जाम जो गया बस वो हो गया, दिमाग मत लगाना कि वो सोच के बिना तुम लोग अपना अगला पेपर को कुछ बदल नहीं सकता, टाइम जरूर वेस्ट कर देगा। अच्छा हुआ, फैंटास्टिक। अगर मान लो एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा नहीं गया, और इन जनरल अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट आया हुआ है, घबराने का नहीं है, वो सब पेपर में इजी चेकिंग होता है, मार्क्स अच्छा मिलेगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग अपना अगला एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज कुछ भी हो जाए 4 चैप्टर करके छोड़ना। कौन सा 4 चैप्टर करने वाले हैं, जो वो 4 जो रिलेटिवली इजी है, कॉस्ट शीट सबका फेवरेट, पहले कर लेना।
अगला एकदम सिंपल चैप्टर है हमारा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कर लेना। मेरा अगला बजट कर लेना। बजट में दो ही है, फ्लेक्सिबल एंड फंक्शनल, और लास्ट में सोने के जस्ट पहले मार्जिनल कॉस्टिंग करना एंड आज को डे एंड करना। सो देखो जैसे ये काम किया ना, मेरा 3 कैटेगरी ये चैप्टर आज कर लिए और एक इजी जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कर लिए। ये चारों के अंदर में कॉस्ट शीट 1 आवर था, बजट 1 आवर था, 1.5 आवर, मेरा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग 1 ये। तो देखो हम लोग अराउंड 4.5 घंटा का टाइम दिए, 5 आवर हम लोग अज्यूम किए। कल का शुरुआत करना एक अच्छे चैप्टर के साथ, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग करो उससे रिलेटेड एक चैप्टर है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, उसको खत्म करना। अब अगला लगातार थोड़ा इजी चैप्टर कर लेना, मटेरियल लेबर ये सब हुआ। अब वापस आना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगला करना ओवरहेड। ओवरहेड करते संग संग में एबीसी करना, दोनों के बीच में रिलेशन है थोड़ा सा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना और लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, उसमें पहले रिकंसिलिएशन करना, उसके बाद दिमाग चले जर्नलिटी और लेजर में जाना, तो रिकंसिलिएशन पक्का करना। अब डे 3 जो मॉर्निंग एग्जाम वाला डे है उसका 5 आवर में क्या करेंगे। अब ये तो देखो मैंने टारगेट सेट कर दिया, अगर बाई चांस कोई टारगेट मैच ना कर पाए, स्पिल ओवर हुआ, इस दिन करना। और इसके बाद थ्योरी के लिए मेरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, 1.5 आवर का थ्योरी का वीडियो, उसको अच्छे से आराम से ढंग से सुनना। एक और सुन लिया और एक और उसको रीड कर लिया, मेरा काम हो जाएगा। डन है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, थ्योरी करना जरूरी है। थ्योरी का बेस्ट पार्ट क्या है, वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं। और मान लो एग्जाम में कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया, थ्योरी बचाएगा। एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज रहा, जो तुम लोग देख रहा होगा पेपर लेंथी आता है, तो एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज रहा, थ्योरी बचाएगा। एंड बेस्ट पार्ट है थ्योरी के अंदर में खाली कीवर्ड याद रहा है, कंसेप्ट याद है, अपने वर्ड से काम चल जाएगा। सो मेरा ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे की वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको देखना। वो 1.5 घंटा में आई थिंक मैंने 25 क्वेश्चन को कवर किया है। 25 क्वेश्चन को शांति से सुनेगा ना, सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। सुनने के बाद जो उसका पीडीएफ है जो हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेगा, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में तुम लिखने लायक हो जाएगा। डन। अब अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग प्रैक्टिकल को किस तरीके से अप्रोच करें। प्रैक्टिकल का कोई भी चैप्टर सबसे पहले लेके बैठो, सारे कंसेप्ट को देखना उसमें फॉर्मूला क्या है। अगला अगर बाई चांस याद हुआ फैंटास्टिक, याद ना आए, मैराथन जो मेरा बना के डाला हुआ है उसको रेफर करना। उसमें सबसे पहले मेरा बताया हुआ है कंसेप्ट एंड बाद में कुछ अच्छा क्वेश्चन। बेटर होता है मैराथन को सेकेंडरी रखना, पहले खुद करना। और जब करो ना, जो मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है खाली उतना देखना, बाकी उलझुल कुछ नहीं, खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट देखना। वो देखने से मेरा काम हो जाएगा। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट। और कुछ की कैलकुलेशन करते हुए चलना। देखो मेरा एक छोटा सा एडवाइस, हर कोई भी लिख लिख के करने का टाइम नहीं मिलेगा, पर जो 15 चैप्टर, जो भी हमारा 14 चैप्टर है, हर चैप्टर का ओनली 1 क्वेश्चन, एनी 1 क्वेश्चन। मान लो कॉस्ट शीट कर रहे हैं, जो मन चाहे एक सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं, कोई एक सिंपल क्वेश्चन का खाली नंबर लिख लेना। ये लिखते मत बैठ जाना रॉ मटेरियल कंज्यूम, ना ना ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम का नंबर क्या, डायरेक्ट वेजेस क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, प्राइम कॉस्ट क्या, ओनली नंबर। खाली हर चैप्टर का ना एक एक क्वेश्चन, बाकी कुछ मत लिखना, खाली एक चैप्टर का एक क्वेश्चन, वो भी खाली नंबर लिख लेना, ताकि पता है होगा क्या, इससे ना हम लोग फ्लो में आ जाए। अदरवाइज एग्जाम के अंदर में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर लगेगा, देखा दिखाया हुआ है, पर हाथ चलेगा नहीं। तो यही कारण है, हर चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन को एक बार बस करके जाएगा ना, नंबर लिख कर जाएगा, फॉर्मेट नहीं, खाली माइंड में सोच लिया अच्छा ऐसे होता है और नंबर लिखते हुए जाएगा, तो एग्जाम के लिए हमारा हाथ चल रहेगा। तो कोई भी एक चैप्टर जब करो, खाली 5 से 7 मिनट, और ये जब करो ना, उस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट नहीं, सबसे सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखना, कि फॉर्मेट कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, जिसके लिए क्वेश्चन काफी है। और बाकी का बस खाली नोटबुक देखे, क्वेश्चन सामने है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करते हुए जा रहे हो और मैच करते हुए जा रहे हो। और बाई चांस किसी भी वक्त ऐसा लगे यार मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइम बचा हुआ, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सिलेबस बचा हुआ है, तब उस समय बेस्ट होता है मैराथन को रेफर करना, कि वहां पे टाइम बाउंड मैनर के अंदर में तुम लोग का सारा चीज हम रिवाइज करवा दिया। डन। दिमाग ठंडा रखना, जो आज तक चैप्टर डिफिकल्ट लगा, अब एग्जाम के एक दिन पहले अचानक से इजी नहीं लगेगा, तब उस केस में बस खाली कंसेप्ट को देख लेना, मैराथन देखना, जितना तक हो पाए एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, ताकि स्टेप मार्किंग मिले। 3 घंटा में ट्राई करना है, 85 प्लस तो कम से कम अटेम्प्ट करके आना है। वर्स्ट के सिनेरियो में थ्योरी आता है और कुछ प्रैक्टिकल तुमको डेफिनेटली आएगा, वो करना। अब पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, देखो जो तुम लोग का 30 नंबर का एमसीक्यू आता है, स्पेशली केस बेस्ड एमसीक्यू, मेरा रिक्वेस्ट है उसको पहले मत करना, पहले एमसीक्यू को मत करना, बार बार बोल रहे हैं मत करना। पहले क्या करना, जो
6 में से 5 क्वेश्चन करना रहेगा, 14 मार्क ईच। वो 5 में से पहले आइडेंटिफाई करना कौन कौन सा ऐसा 2-3 क्वेश्चन है जिसको तुमको पूरा आता है, और बेटर उससे स्टार्ट करना जिसमें 2 पार्ट रहे या 3 पार्ट रहे, 5+5+4, या मान लो 10+4, या मान लो 7+7, या मान लो 8+6, जिसका दोनों पार्ट है, वैसा 2-3 क्वेश्चन करना ताकि 42 मार्क पहले हो जाए। उसके बाद जो 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा उसमें 2 केस बेस्ड आएगा 20 मार्क, उसको पहले मत करना। जो 5 इंडिपेंडेंट वाला आएगा 2-2 नंबर, पहले उसको करना, वो इजी होता है। तो जैसे तो आप लोगों ने 52 मार्क किया तो पास होने के बहुत पास में पहुंच गए। उसके बाद अगर केस बेस्ड एमसीक्यू वाला अगर आए, 2 रहेगा, एक अगर इजी लगे वो पहले कर लेना, दोनों इजी है तब करना, अदरवाइज पहले नॉर्मल एमसीक्यू बाद में केस बेस्ड एमसीक्यू में जो इजी है वो वाला करना, और एक है तो एक करना। उसके जो बाकी प्रैक्टिकल बच गया, या तो 3 ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन और करना, प्रैक्टिकल थ्योरी में जो मन चाहे करना। और अगर मान लो एकदम ही आउट ऑफ द माइंड जा रहा है कि मान लो बहुत डिफिकल्ट केस बेस्ड है, उसको लास्ट में करना। बट प्लीज डोंट स्टार्ट दिस पेपर विथ केस बेस्ड एमसीक्यू। डन। कैसा ही पेपर आए, 114 नंबर का पेपर है, 30 नंबर एमसीक्यू है, 14 मार्क थ्योरी है, 70 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। टारगेट ये होना चाहिए जो प्रैक्टिकल वाला है उसके अंदर में जो इजी वाला है उसको आइडेंटिफाई कर। सो 15 मिनट का रीडिंग टाइम में मेरे को क्या करना है ना, एमसीक्यू में दिमाग, ऑब्वियसली पेपर भी नहीं मिलेगा तो क्या दिमाग लगाएगा। जो 70 नंबर वाला है वो जो 6 क्वेश्चन है उसमें बस आइडेंटिफाई करना 5 वैसा क्वेश्चन, और उसमें भी कोई 1-2 क्वेश्चन जो सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसका सारा पार्ट आए या मैक्सिमम पार्ट आए, तो कौन सा क्वेश्चन करना है, किस सीक्वेंस में करना है वो किए, और उस पेपर के बीच में अराउंड 1.5 घंटे के बाद एमसीक्यू करना, वो भी पहले 5 इंडिपेंडेंट वाला और बाद में केस बेस्ड वाला, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन। छोटा सा एडवाइस, थ्योरी वाला वीडियो मत स्किप करके जाना, कि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए, 14 नंबर फ्री का थ्योरी है, खाली 1.5 आवर लगेगा, तुम्हारा थ्योरी आराम से हो जाएगा। डन। सो बस इतना सा कहना था मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगले 1.5 डेज में पढ़ने में कहीं पे भी डाउट आए, आराम से मुझे टेलीग्राम करना, प्लीज व्हाट्सएप नहीं, इंस्टा में मत भेजना, टेलीग्राम करना। कि इतना सारा मेरा एक सेकंड में डाउट सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा टेलीग्राम में। हाँ, टेलीग्राम में मैं सारा डाउट को सॉल्व करूंगा। चलो डन। एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा, चाप लेने का नहीं है। ऑल द बेस्ट।